नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या किसी को अपने जीवन के आखिरी पलों को चुनने का हक होना चाहिए? ये कोई आसान सवाल नहीं है, बल्कि ये भारत में पैसिव यूथनेशिया पर चल रही एक बहुत ही गहरी बहस का सेंटर पॉइंट है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि गरिमा के साथ मृत्यु आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या क्या बड़े फैसले लिए हैं। नैतिकता के पैमाने पर इसे तौलेंगे, लिविंग विल की हकीकत जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इसका हमारे समाज पर क्या असर हो रहा है। और देखिए, पूरा मामला इसी एक सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या गरिमा के साथ मरना एक मौलिक अधिकार है? सच तो यह है कि भारत में इस पूरी बहस की जड़ यही एक सवाल है। चलिए, तो सबसे पहले इसी को समझते हैं। आखिर ये गरिमा के साथ मृत्यु का मतलब क्या है? देखिए, पैसिव यूथनेशिया का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई मरीज ऐसी हालत में है जहां से उसकी रिकवरी मुमकिन नहीं, तो उससे लाइफ सपोर्टिंग ट्रीटमेंट हटा लिया जाए ताकि मौत नेचुरली हो सके। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ये एक्टिव यूथनेशिया की तरह जानबूझकर किसी को मारना नहीं है। ये बस प्रकृति को अपना रास्ता लेने देना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बहुत गहरा है। कोर्ट कहता है कि जीवन सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है, ये एक सामाजिक अनुभव है और जैसे जन्म की एक गरिमा होती है, वैसे ही मृत्यु की भी एक गरिमा होनी ही चाहिए। बात बहुत सीधी और गहरी है। अच्छा, तो अब जरा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे तक पहुंचा कैसे। ये कोई एक दिन का फैसला नहीं था, इसके पीछे एक लंबा कानूनी सफर है जो कई ऐतिहासिक मामलों से गुजरा है। ये कहानी शुरू होती है 2011 के अरुणा शानबाग केस से। ये वो पहला मौका था जब भारत में पैसिव यूथनेशिया को मान्यता मिली। फिर आया 2018 कॉमन कॉज केस। ये एक गेम चेंजर था क्योंकि कोर्ट ने कहा कि गरिमा के साथ मृत्यु आर्टिकल 21 यानी जीने के अधिकार का ही एक हिस्सा है, और यहीं से लिविंग विल्स को भी मान्यता मिली। फिर 2023 में इसी प्रोसेस को और आसान बनाया गया और हरीश राणा केस में तो ट्यूब से खाना पानी देना, उसे भी हटाने की इजाजत दे दी गई। यह एक बहुत ही बड़ा कदम था। ठीक है, कानून अपनी जगह है, पर सवाल यह है कि इतने बड़े और संवेदनशील फैसलों के पीछे की सोच क्या है? कौन से नैतिक सिद्धांत हैं जो इन्हें गाइड करते हैं? चलिए, अब इस नैतिक पहलू को समझते हैं। तो सोचिए, एक डॉक्टर ऐसे मुश्किल हालात में फैसला कैसे लेता है? वो मेडिकल एथिक्स के 4 पिलर्स पर भरोसा करते हैं। पहला है ऑटोनॉमी, मतलब मरीज का अपने बारे में फैसला लेने का हक। दूसरा, बेनिफिसेंस, यानी हमेशा मरीज का भला सोचना। तीसरा, नॉन मैलेफिसेंस, जिसका मतलब है कोई नुकसान न पहुंचाना। और चौथा है जस्टिस, यानी सबके साथ न्याय हो। हर केस को इन्हीं 4 कसौटियों पर कसा जाता है। यहां एक और बड़ी दिलचस्प थ्योरी आती है जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ डबल इफेक्ट। अब ये क्या है? मान लीजिए कोई एक काम है जिसके 2 असर होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो ये थ्योरी कहती है कि वो काम नैतिक तब माना जाएगा जब आपका इरादा अच्छा वाला असर लाना हो, भले ही आपको पता हो कि बुरा असर भी हो सकता है। अब इसे पैसिव यूथनेशिया के केस में लगाकर देखते हैं। जब डॉक्टर लाइफ सपोर्ट हटाता है तो उसका इरादा क्या है? इरादा है मरीज को उसकी तकलीफ से, उसके दर्द से छुटकारा दिलाना। ये हुआ अच्छा इफेक्ट। हाँ, इसका एक नतीजा मौत भी हो सकता है, जो कि बुरा इफेक्ट है। लेकिन क्योंकि इरादा मौत नहीं बल्कि दर्द से राहत देना था, इसलिए इस एक्शन को नैतिक माना जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारे कानूनी और नैतिक सिद्धांत असल जिंदगी में काम कैसे करते हैं? यहीं पर एंट्री होती है लिविंग विल की। लिविंग विल को ऐसे समझिए, ये आपकी आवाज है उस वक्त के लिए जब शायद आप बोल ना पाएं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई भी इंसान पहले से लिख सकता है कि अगर भविष्य में वो अपने फैसले खुद लेने की हालत में न रहें तो उसका इलाज कैसे किया जाए। ये असल में किसी की ऑटोनोमी यानी अपनी मर्जी के हक का सम्मान करना है। पहले ये प्रोसेस बहुत मुश्किल था, लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे काफी आसान बना दिया। जो बड़े बड़े मेडिकल बोर्ड की जरूरत थी, जो हर केस में कोर्ट कचहरी का चक्कर था, उसे कम कर दिया गया। मतलब अब लिविंग विल बनाना और उसे अमल में लाना पहले से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया है। ठीक है, ये तो हुई कानूनी बातें, पर इन बदलावों का हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान के अधिकार का मामला नहीं है, इसके सामाजिक और आर्थिक पहलू भी बहुत गहरे हैं। जो लोग इसके सपोर्ट में हैं, उनके तर्क भी काफी वजनदार हैं। उनका कहना है कि इससे उन परिवारों पर से बहुत बड़ा आर्थिक बोझ कम होता है जो लंबे इलाज में पिस रहे होते हैं, और यह हमारी सोच में भी एक शिफ्ट लाता है, किसी भी कीमत पर जिंदगी से क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ। ये किसी की व्यक्तिगत गरिमा और उसकी चॉइस को सम्मान देने जैसा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो चिंता पैदा करता है। क्या होगा अगर इसका गलत इस्तेमाल होने लगे?
सोचिए, बुजुर्गों, विकलांगों या गरीबों के साथ इसका दुरुपयोग हो सकता है। हो सकता है कि पैसों की तंगी या परिवार के दबाव में कोई गलत फैसला ले लिया जाए। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं, उन्हें डर है कि कहीं ये एक तरह से मरीज को छोड़ने का बहाना ना बन जाए। और एक दिलचस्प बात देखिए, खुद सुप्रीम कोर्ट अब पैसिव यूथनेशिया शब्द को आउटडेटेड और कंफ्यूजिंग मानता है। कोर्ट का मानना है कि ये शब्द पूरी कानूनी तस्वीर साफ नहीं करता, क्योंकि मामला सिर्फ कुछ करने या ना करने से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और हाँ, ये बात समझनी सबसे जरूरी है। ट्रीटमेंट वापस लेने का मतलब ये कतई नहीं है कि मरीज को छोड़ दिया गया, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि पैलिएटिव केयर यानी मरीज को आराम और सुकून देने वाली देखभाल आखिर तक जारी रहनी चाहिए, क्योंकि गरिमा का मतलब सिर्फ मरने का अधिकार नहीं, बल्कि अंत तक सम्मान के साथ देखभाल पाने का भी अधिकार है। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, करुणा और मजबूरी के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ खींची जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। इसका जवाब हमारा समाज, हमारा कानून, हम सब मिलकर ही ढूंढ सकते हैं। आप इस वीडियो के नोट्स नीचे दिए गए पिन्ड कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो कृपया लाइक करें और डेली विजुअल एडिटोरियल्स के लिए द ब्रीफकेस को सब्सक्राइब करें।